हेलो गाइस, तो स्वागत है आप सभी का आप ही के अपने न्यूट्रॉन केमिस्ट्री क्लासेस में। तो पिछली वीडियो में और अब की वीडियो थोड़ा सा गैप हो गया था, कुछ दिन का कुछ प्रॉब्लम चल रही थी इसलिए नहीं हो पाया था वो। लेकिन अब आगे से तुम्हें जो वीडियो और तुम्हें डेली कंटिन्यूस मिलेंगी। और अपना जो लास्ट टॉपिक था उसके अंदर था स्टोकियोमेट्री और था वहाँ पे बैलेंसिंग केमिकल रिएक्शन थी। यहाँ से आगे हम देखेंगे इसमें लिमिटिंग रिएजेंट। हालांकि लिमिटिंग रिएजेंट को मैं पहले से वीडियो में बता चुका हूँ, लेकिन अभी उसके देखेंगे हम यहाँ पे डिटेल्स। ठीक है, तो वीडियो पसंद आया करें, लाइक जरूर कर दिया करो, चैनल सब्सक्राइब कर दिया करो और वीडियो को शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें जिससे और लोगों तक भी पहुँच पाए। ठीक, और लोगों को भी फायदा थोड़ा सा हो पाए। तो चलो आओ देखते हैं अपना टॉपिक क्या है टॉपिक और समझते हैं इसको अच्छे से। तो पहला यहाँ पे कौन है कि लिमिटिंग रिएजेंट। तो अब जाहिर सी बात है कि तुम्हें नाम से समझ में आ रहा है लिमिटिंग यानी कि जिसकी लिमिट हो, यानी कि जो जल्दी से खत्म हो जाता हो। अब तुम्हारे पास कोई केमिकल रिएक्शन है तो जाहिर सी बात है केमिकल रिएक्शन के अंदर कोई ना कोई दो रिएक्टेंट उसमें रिएक्शन करेंगे। तो जो पहले खत्म हो जाएगा, पहले से कंज्यूम हो जाएगा, यानी कि दो कोई चीजें, मान लो ए और बी अपने पास दो कोई चीजें हैं। तो मान लो अगर ए पहले खत्म हो गया और बी बच गया, तो जो खत्म हो गया ना पहले, जो पहले कंज्यूम हो गया, उसे बोलेंगे हम लिमिटिंग रिएजेंट। ठीक है, अगर बाई द वे मान लो कि ए बच रहा है और बी खत्म हो गया तो इसका मतलब फिर बी हो गया तुम्हारे पास कौन, लिमिटिंग रिएजेंट। ठीक है, तो आओ चलो देखते हैं इसको, समझते हैं एक बार डेफिनेशन के अकॉर्डिंगली क्या कहती है। ठीक है, चलो देखो। तो अभी यहाँ पे कौन है, लिमिटिंग रिएजेंट है। तो अभी डेफिनेशन क्या लिखते हैं हम इसकी, देखो द लिमिटिंग रिएजेंट और मेल्टिंग रिएक्टेंट भी हम इसको बोल सकते हैं, इज द वन विच इज कंज्यूम फर्स्ट इन अ केमिकल रिएक्शन एंड डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म्ड। वी विल टेक एन एग्जांपल टू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट। तो मतलब ये है कि जो पहले कंज्यूम हो रहा है उसे बोलेंगे हम लिमिटिंग रिएजेंट। और याद रहे, अगर हमें कभी भी प्रोडक्ट का अमाउंट निकालना है तो हमेशा हम लिमिटिंग रिएजेंट से ही निकालते हैं। ठीक है, जो बच रहा है उससे नहीं निकालेंगे, जो खत्म हो गया, जो पहले कंज्यूम हो गया उसी से निकालते हैं। अब ऐसा क्यों, तो ऐसा इसीलिए कि मानो कभी तुम कोई एग्जांपल लेके देखते हैं कि अभी तुम्हारे पास के मान लो कि आटा है। ठीक है, और आटे से तुम रोटी बनाना चाह रहे हो। तो आटा है तुम्हारे पास और उसे तुम रोटियां बनाने चाह रहे हैं, समझना अभी। अब मान लो कि भाई जब अगर आटा खत्म हो गया तो रोटियां अपनी लिमिटिंग रह जाएंगी ना। अब जैसे मान लो कि दो बंदे हैं, कोई दो पर्सन है, एक ए और एक बी, दोनों पर्सन जो है रोटियां बना रहे हैं। ठीक है, और दोनों से बोला गया कि तुम्हें सेम सेम रोटियां बनानी है, साथ साथ में बनानी है। ठीक है, और दोनों की बराबर बराबर बननी चाहिए। तो अब मान लो कि अगर ए वाले का आटा पहले खत्म हो गया और बी वाले का नहीं हुआ, तो अब काउंटिंग होगी वो किससे होगी, वो तो ए वाले से होगी ना, क्योंकि बी वाले के पास तो अभी बचा हुआ था, खत्म तो केवल ए वाले का हुआ है। समझ लो, तो यानी कि जो पहले खत्म हो जाएगा उसी से हम लोग प्रोडक्ट की रिएक्टिंग पता कर सकते हैं। या जैसे अभी मान लो कि कोई और एग्जांपल लेके देखो, मान लो तुम अभी मार्केट में गए। ठीक है, वो मार्केट में तुम्हें कुछ सामान लेना है, तो तुम्हारे पास मान लो कि 50-50 की नोट है और 10-10 की नोट है, समझना भी, और 100-100 की नोट भी है। चलो ठीक है। अच्छा, अब तुम मार्केट में गए तो कोई तुमने चीज खरीदी, मान लो कि तुमने कोई बुक खरीद ली जो कि 60 रुपए की है। ठीक है, अब 60 रुपए की है तो अब मान लो कि उसमें 50-50 की नोट 5 है और 10-10 की नोट तुम्हारे पास 7 है। तो तुमने क्या करा, तुमने बुक खरीदना स्टार्ट कर दिया। तो 50 का एक नोट और एक 10 का नोट तुमने मिलाया, हो गया। ठीक है, एक बुक आ गई। देन अगेन दूसरा 50 का नोट, एक 10 का नोट, तीसरी बुक आ गई। ऐसे करते करते 5वीं तक पहुंच गए। 50 के नोट तो सारे समाप्त, जाएगा कितने, 10-10 के दो नोट रह गए। तो अब जो तुम्हारी बुक काउंटिंग होगी वो किससे होगी, वो 50 वाले नोट से हुई, क्योंकि 50-50 के नोट तुम्हारे पास 5 थे, इसीलिए तुम्हारे पास में जो नोट बुक होंगी अब 5 होंगी। अब 100 की तो कोई बात ही नहीं चल रही। दुकान वाली कंडीशन थी कि मुझे खुले पैसे चाहिए, 50 का और एक 10 का नोट। तो ऐसे हमारे पास नोट केवल 50-50 के 5 थे, 10-10 के 7 थे। तो जो बुक तुम्हें मिलेंगी वो 5 मिलेंगी, 7 नहीं मिलेंगी, बिकॉज 50-50 के नोट वहाँ पे फिनिश हो चुके हैं। सेम चीज़ यहाँ पे है, जब दो रिएक्टेंट आपस में रिएक्शन कर रहे हैं तो जो पहले खत्म हो जाएगा वो बनेगा उसका लिमिटिंग रिएजेंट, और उसी से हम लोग प्रोडक्ट की कैलकुलेशन हमेशा करेंगे। ठीक है, ध्यान रखना। अब एक एग्जांपल लेके समझ लेते हैं इसको कि अभी मानो कि तुम्हारे पास 2a + 3b है, इसका जो रिएक्शन हुई तो यहाँ बना 4c + 5d बन गया। ठीक है, अब देखो स्टार्टिंग विद 8 मोल ऑफ ए, तो इसके कितने 8 मोल है, एंड 6 मोल ऑफ बी, तो इसके कितने 6 मोल है। ठीक है, फाइंड द मोल्स ऑफ सी फॉर्म्ड हेयर। तो अब तुम्हें सी के यहाँ पे मोल्स पता करने हैं। तो देखो यहाँ 8 मोल ऑफ ए के हैं,
तो ए के अगर 8 मोल है तो तुम्हें बी के चाहिए कितने 12 मोल, बिकॉज यहाँ इसका ये दिख रहा है तुम्हें, यहाँ पे दिख रहा है इसका, तो यानी कि इसका हमें 3 मोल चाहिएगा, तो हमें इसका चाहिए कितना 2 मोल, इसका 2 मोल और इसका चाहिएगा हमें 3 मोल। अब मानो कि अगर मैं इनको बराबर करना चाहूँ, समझना, अगर मैं इनको बराबर करना चाहूँ तो यहाँ पे मुझे 2 से इसमें डिवाइड करना पड़ेगा और 3 से डिवाइड इसमें करना पड़ेगा। तो सेम चीज, तो ए के तुम्हें कितने दे दिया उसने 8 मोल, तो 8 में तुमने 2 से डिवाइड कर दिया। अब ए से अगर 2 से डिवाइड कर दिया तो तुम्हारे पास आए कितने आगे 4 मोल आ गए। सेम चीज अब तुम्हारे पास 12 मोल है, 12 से तुमने 3 से डिवाइड कर दिया तब भी कितने आगे 4 आ गए, तब होगा बराबर। तो मतलब ये है कि अगर रिएक्शन ए के तुम्हारे पास में अगर 8 मोल है तो तुम्हें बी के 100% 12 मोल्स लेने पड़ेंगे, लेकिन उसने दिया कितने बी के 6 मोल दिए हुए हैं, समझ रहे हो कितने दिए यहाँ पे 6 मोल दिए हुए हैं। तो अब यहाँ देखो, बिकॉज स्टोकियोमेट्रिक रेशियो इज 2:3, ये 2:3 यहाँ पे आ रहा है, रीजन इसका ये है, बट बी हैव ओनली 6 मोल ऑफ बी, तो बी के केवल अपने पास कितने 6 मोल है, जो कि होने कितने चाहिए थे 12 मोल। ठीक है, तो जाहिर सी बात ये पहले खत्म हो जाएगा। देखो, सो बी इज द लिमिटिंग रिएजेंट, जरूरत हमें 12 की थी लेकिन हमें दिए कितने केवल 6 मोल, तो पहले खत्म हो जाएगा, खत्म हो गया तो बन गया कौन लिमिटिंग रिएजेंट। तो रिएजेंट, तो देखो यहाँ लिमिटिंग रिएजेंट एंड ए इन एक्सिस, अब ए कहाँ पे यहाँ पे एक्सिस में है, सो ओनली 4 मोल ऑफ ए इज कंज्यूम विद 6 मोल ऑफ बी एंड 8 मोल ऑफ सी, ठीक है, एंड 10 मोल ऑफ डी। तो यहां से हम इसका डिटरमाइन भी कर सकते हैं। देखो अब यहाँ पे तुम्हारे पास में क्या है, 4 मोल जो कंज्यूम होंगे उसके तुम्हें चाहिए कितने 12 मोल, लेकिन यहाँ तुम्हारे पास केवल कितने 6 मोल, तो 6 मोल इसका मतलब यहाँ पे ए के हो जाएंगे 2 मोल खत्म, तो बचेंगे कितने 2 मोल बचेंगे, 2 मोल खत्म हो जाएंगे यहाँ पे। तो अब 2 मोल से इसके कितने बनना है 4 मोल और बी कितने बनने यहाँ पे 5 मोल, सिंपल हो गया तुम्हारा। ठीक है, देखो अब यहाँ पे आते हैं तुम्हारे पास परसेंटेज हील्ड। परसेंटेज हील्ड का मतलब क्या है, तो यहाँ परसेंटेज हील्ड का मतलब ये है कि अपने पास मान लो कि कोई बहुत बड़ी कंपनी कोई है और उसमें वो केमिकल से रिएक्शन करा रहा है, तो जाहिर सी बात है कि उसमें कुछ ना कुछ मात्रा में कम बनती है वो। अब कम क्यों बन रही है, बिकॉज हो सकता है कि इतने बड़े बड़े कंटेनर होंगे तो उसके अंदर जो केमिकल्स वो चुपके रह जाए, रिएक्शन ना कर पाए, तो जाहिर सी बात है कि तुम्हें वहाँ पे कुछ ना कुछ कम मिल रहा होता है। तो अगर कुछ कम मिल रहा है तो कितना मिल रहा है उसे बोलते हैं उसकी परसेंटेज हील्ड। ठीक है, तो अब जैसे मानो कि तुम्हारे पास में कि 2 लीटर नाइट्रोजन है और 2 लीटर तुम्हारे पास हाइड्रोजन है, दोनों की रिएक्शन करा रहे हैं, तो उसके हिसाब से जितना बनना चाहिए उतना नहीं बन रहा है, उतना कम बन के आ रहा है, थोड़ा सा कम। कितना बन के आ रहा है, वो कितनी परसेंट में कम निकल के आ रहा है, उसे बोलते हैं उसकी परसेंटेज हील्ड। क्लियर होगी बात, चलो आगे देखते हैं, समझ लो। देखो लेट्स सी एन एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल 2a + 3b गिव्स अस 4c + 5d। अब इसकी बोली सुनिए, मान लो परसेंटेज हील्ड 70% है, तो मतलब ये है कि जितना तुम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कितना बनना चाहिए उतना ना बन के उसका 70% बनना है, जैसा बोलते हैं इसकी परसेंटेज हील्ड। तो देखो स्टार्टिंग विद 8 मोल ऑफ ए और 6 मोल ऑफ बी, तो बी के कितने यहाँ पे 6 मोल और ए के कितने 8 मोल है। फाइंड द मोल्स ऑफ सी, फाइंड द मोल्स ऑफ सी फॉर्म्ड हियर बी इज द लिमिटिंग रिएजेंट, अभी बताया था, बिकॉज इट हैज 6 मोल ऑफ रिएक्टेंट, ओनली 4 मोल ऑफ ए इज रिक्वायर्ड। ठीक है, तो यानी कि 6 मोल के लिए यहाँ पे 4 मोल की रिक्वायर्ड यहाँ पे है, जाहिर सी बात है कि इसके 4 मोल चले जाएंगे तब इसके तुम्हारे पास 6 मोल यहाँ पे आएंगे। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। अब देखो यहाँ पे डट जा भाई, देखो अब यहाँ पे, तो बी टेकन दैट द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट विल बी डिटरमाइंड ओनली बाय लिमिटिंग रिएजेंट। तो लिमिटिंग रिएजेंट से हम लोग प्रोडक्ट पता करते हैं। लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा यहाँ पे बी, बिकॉज उसके 12 मोल की जरूरत थी और तुमने उसके कितने दिए, केवल 4 मोल दिए, वो सॉरी 6 मोल दिए हुए, तो जाहिर सी बात है कि वो तो गड़बड़ होनी है। चल आगे देखते हैं फिर। तो सो आफ्टर कंजप्शन ऑफ 6 मोल ऑफ बी, तो बी के अगर 6 मोल कंज्यूम हो रहे हैं तो देखो यहाँ 4/3 आ गया, अभी बताया था मैंने, उसका 4 और यहाँ 3 है। देखो अगर तुम्हें इसका सी का निकालना देखना एक बार,
आफ्टर कंजप्शन ऑफ 6 मोल ऑफ बी, तो बी का हो रहा है यहाँ पे, तो यहाँ अब तुम्हें सी के मोल निकालते, कैसे निकालोगे, तो यहाँ पे 4/3 यहाँ पे कर देंगे, और बी के है कितने तो मोल, टोटल हमारे पास 6 मोल है, तो यानी कि 4/3 इंटू 6 करो, कितना आ गया यहाँ पे 8 मोल आ गया यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ पे तुम्हें 8 मोल ये मिल जाएगा। अब आगे देखो, बट इट इज 70% सो अमाउंट ऑफ मोल्स ऑफ सी, तो अब मिलना चाहिए था 8 मोल, लेकिन 8 मोल ना मिल करके 70% हमें वो चीजें यहाँ पे प्राप्त हो रही हैं। 70% मिल रही तो मतलब फिर कितना मिलेगा हमें, तो देखो 8 मोल मिलना चाहिए था, तो 8 इंटू 70/100, 70% है ना, इसीलिए डिवाइड करने के बाद आ गया तुम्हारा 5.6 मोल। इसका मतलब ये है कि मिलना चाहिए था 8 मोल, बट मिला कितना तुम्हारे पास, केवल 5.6 मोल। तो ये इसकी परसेंटेज यील्ड यहाँ से हम ऐसे पता कर लेते हैं, ठीक है। और अगर तुम्हें परसेंटेज यील्ड पता करना है, यहाँ तो उसने परसेंटेज यील्ड तुम्हें दे दिया है, अगर यही पता करना है तो जो मोल तुम्हें मिल रहे हैं वो मोल और डिवाइड टोटल मोल जितने तुम कैलकुलेशन से एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो मतलब थ्योरेटिकल मोल और अपॉन प्रैक्टिकल मोल इनटू 100 करेंगे, तुम्हारी परसेंटेज यील्ड वहां पे निकल के आ जाएगी, ठीक है। प्रैक्टिकल मोल और अपॉन थ्योरेटिकल मोल इनटू 100, तो वहां पे निकल आएगी तुम्हारी परसेंटेज यील्ड। चलिए नेक्स्ट है देखो, ये इसका फॉर्मूला, एक्चुअल मोल बोलो या उसे प्रैक्टिकल मोल बोलो, अपॉन थ्योरेटिकल मोल इनटू 100, तो यहाँ पे आ गया इसका परसेंटेज यील्ड। तो द रिएक्शन नॉट ऑलवेज यील्ड 100%, बट समटाइम्स इज प्रोडक्शन इज लेसर देन द थ्योरेटिकल मोल अपॉन अमाउंट। ठीक है, तो यहाँ तुम्हें समझ में आ गया होगा कि परसेंटेज यील्ड हम कैसे निकालने होते हैं। तो परसेंटेज यील्ड तुम्हें क्लियर हो गया यहाँ पे। तो जाहिर सी बात है, कोई भी रिएक्शन जो है उसमें 100% कभी प्रोडक्ट नहीं बनता है, उसमें कुछ ना कुछ अमाउंट जो है वो कम मिलता है हमें। तो अब वो कितनी परसेंट मिल रहा है उसे बोलते हैं परसेंटेज की यील्ड। तो यहाँ पे उसका हम निकाल सकते हैं कि एक्चुअल मोल जो मिल रहा है हमें, एक्चुअल अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट और अपॉन थ्योरेटिकल अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट। तो जितना थ्योरेटिकल है वो डिवाइड में, और जितना हमें मिला है वो ऊपर, और इनटू 100 निकल आएगा अपना परसेंटेज यील्ड। इसी को बोलते हैं परसेंटेज यील्ड। ठीक है, चलो आगे देखते हैं फिर। अब यहाँ पे आती है परसेंटेज प्योरिटी। तो परसेंटेज प्योरिटी यानी कि जो केमिकल जो अपने पास है वो कितना परसेंट प्योर है, तो हम उसकी यहाँ पे प्योरिटी हम उसको देखेंगे। तो देखो यहाँ परसेंटेज ऑफ अ स्पेसिफिक कंपाउंड और एलिमेंट इन अ इम्प्योर सैंपल। ठीक है, तो कोई तुम्हारे पास एक इम्प्योर सैंपल है, उसके अंदर जो अमाउंट है, मतलब जो तुम उसमें देखना चाह रहे हैं, अब जाहिर सी बात है कि मिक्सचर है तो उसमें कुछ ना कुछ और भी चीजें होंगी, तो जो चीज तुम देखना चाह रहे हैं कि वो कितना प्योर है, हम यहाँ से बोलते हैं इसकी प्योरिटी। ठीक है, ठीक है, प्योरिटी। और सैंपल तुम्हारे पास कैसा होगा, वो इम्प्योर होगा। तो अगर ये तुम्हें पता करना है परसेंटेज प्योरिटी, तो कैसे पता करते हैं, देखो। तो यहाँ एक्चुअल अमाउंट ऑफ डिजायर स्पेसिफिक इन द सैंपल, तो जो तुम निकालना चाह रहे हैं, जो तुम्हारा डिजायर है, उसका अमाउंट यहाँ पे लिख दो अपॉन टोटल अमाउंट और इनटू 100। टोटल अमाउंट किसका, सैंपल का। तुम्हारे पास कुछ सैंपल है, उस सैंपल के अंदर कितना, तुम उसमें कौन सी चीज की प्योरिटी पता करना चाह रहे हैं, तो उसका अमाउंट लिख दो ऊपर, और टोटल सैंपल कितना है वो नीचे, और इनटू 100, तो यहाँ निकल आएगी उसकी प्योरिटी। ठीक है, इम्प्योरिटी सैंपल में। देखो अब व्हाट इज सॉल्यूशन क्या होते हैं। तो सॉल्यूशन है कि जब तुम्हारे पास में कोई दो चीजें हैं और उन दो चीजों को तुम आपस में इंटरमिक्स कर रहे हैं, मिक्स करने के बाद जो तुमने बनाया उसे बोलते हैं मिक्सचर, और जब वो मिक्सचर अगर होमोजीनियस होता है उसे बोलते हैं उसका सॉल्यूशन। ठीक है, देखो तो होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर सब्सटेंस, तो तुम्हारे पास दो, यहाँ पे 2 से ज्यादा चीजें हैं, तुमने उनको आपस में मिक्स किया हुआ है और उनका तुमने बनाया क्या, एक मिक्सचर बना लिया होमोजीनियस वाला, उसे बोलते हैं हम सॉल्यूशन। तो यहाँ देखो वाटर है, वाटर ऑलवेज क्या होता है, यहाँ पे सॉल्वेंट होता है। देखो सॉल्वेंट, सॉल्ट यहाँ पे कौन है, सॉल्यूट है, तो वाटर यहाँ पे कौन है, वो सॉल्वेंट है, उसमें जो सॉल्ट उसमें मिलाया हुआ है, हमने नमक जो मिलाया है वो बनेगा इसका कौन, सॉल्यूट। तो जिसकी क्वांटिटी ज्यादा है वो सॉल्वेंट है, जिसकी क्वांटिटी कम है वो सॉल्यूट है। तो यहाँ पे कौन है, देखो सॉल्ट सोल्यूशन है यहाँ पे पूरा। तो तुमने नमक और पानी मिलाया था, मिलाने के बाद में जो मिक्स हो गया, होमोजीनियसली मिक्स हो गया, उसे बोलेंगे क्या, उसका सॉल्यूशन। ठीक है, तो सॉल्यूशन यहाँ पे ये होते हैं। अब यहाँ पे आती है कंसंट्रेशन टर्म्स।
ये यहाँ पे कंसंट्रेशन टर्म्स। तो कंसंट्रेशन टर्म्स का मतलब क्या है कि जो तुमने सोल्यूशन बनाया है वो कितना कंसंट्रेट है। अब कंसंट्रेट का मतलब क्या है कि कितना गाढ़ा है, और गाढ़ा कब होगा जब उसमें तुम सोल्यूट का अमाउंट ज़्यादा मिलाओगे, ठीक है। उसमें वाटर जो है कम होता चला जाएगा और सोल्यूट जो है उसके अंदर वो तुम उसमें ज़्यादा डिजोल्व करते चले जाओगे। तो जितना ज़्यादा डिजोल्व करोगे वो सोल्यूशन उतना ज़्यादा कंसंट्रेट हो जाएगा, और उसकी कंसंट्रेशन पावर को पता करना है हमें, तो उनके लिए हमें यूज करने पड़ते हैं कंसंट्रेशन टर्म्स, ठीक है। वो कितना गाढ़ा है, जैसे लेंथ है तो लेंथ को अगर हमें मीजर करना होता है तो मीटर, सेंटीमीटर, फुट, इंच हम किसी में उसको मेजर कर सकते हैं। सेम चीज यहाँ पे है कि सोल्यूशन की अगर तुम्हें कंसंट्रेशन पता करनी है तो उनके लिए हमें यूज करने पड़ते हैं कंसंट्रेशन टर्म्स, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत सारे हैं। तो जैसे मान लो यहाँ पे पहले कौन है, मोलरिटी, मोलरिटी, नॉर्मलिटी, बहुत सारी चीजें आती हैं और तुम्हें सारी स्टार्टिंग में बताया भी था ये। चलो देखते हैं फिर। तो यहाँ पे कौन है, मोलरिटी। अब मोलरिटी क्या चीज है कि मोलरिटी का मतलब यहाँ पे दिया है कि 1000 ml, या उसको मैं बोल सकता हूँ 1 लीटर। 1 लीटर के अंदर जितने भी मोल उसके अंदर डिजोल्व होंगे, ठीक है, जो सॉल्यूट के जितने भी मोल्स वहां पे डिजोल्व होंगे 1 लीटर के अंदर, हम उसे बोलेंगे उसकी मोलरिटी, ठीक है। तो देखो, मास ऑफ सॉल्यूट इन अ ग्राम परसेंट इन अ पर 100 ml ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। अब यहाँ तो इसे परसेंट के हिसाब से देख लो, और मोलरिटी अगर देखना चाहो तो फिर हम इसको ये भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो यानी कि वॉल्यूम ऑफ अ सॉल्यूशन इन लीटर, 1 लीटर के अंदर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, ठीक है। तो यानी कि नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन अ 1 लीटर सॉल्यूशन इज कॉल्ड मोलरिटी। ये उसकी बन जाएगी मोलरिटी। और मोलरिटी को हमेशा हम लोग कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करते हैं। तो मोलरिटी का फॉर्मूला बनता है यहाँ पे मोलरिटी यानी ब्रैकेट में कैपिटल एम। फॉर्मूला क्या इसका, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट और अपॉन में कौन है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन अ लीटर। तो जो सॉल्यूशन का जो वॉल्यूम है वो लीटर में होना चाहिए, बट ध्यान रखना, ठीक है। अब ये देखो, तो उसकी जो यूनिट है वो मोल पर लीटर भी होती है, मोलरिटी भी बोलते हैं उसको, मोल डेसीमीटर क्यूब भी होती है, और यहाँ पे मोलर भी हम उसको बोल लेते हैं। तो जो मोलरिटी को हम कैसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, तो कंफ्यूज मत होना, क्योंकि अलग अलग बुक्स में न्यूमेरिकल में तुम्हें अलग अलग लिखा मिल सकता है, तो वहाँ पे कंफ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। चलो तभी हम ये देखते हैं थोड़ा सा। अब यहाँ पे ये देखो कंसंट्रेशन टर्म्स है, और भी सारी चीज हो सकती है, मोलरिटी है, मोलरिटी में भी आएगी, भी परसेंटेज वाला भी है, देखो। तो यह परसेंटेज कंसंट्रेशन, लेकिन कौन है, डब्ल्यू बाई वॉल्यूम, परसेंटेज डब्ल्यू बाई वॉल्यूम। तो हमेशा याद रखना कि जब भी जो आगे आ रहा है, जैसे यहाँ पे दो चीजें हैं डब्ल्यू और वी, तो जो पहले आ रहा है वो हमेशा सॉल्यूट का होता है, और जो बाद में आ रहा है वो हमेशा सॉल्यूशन का होता है। तो यानी कि डब्ल्यू यहाँ पे कौन है, मास है। हम इसको वेट भी बोल सकते हैं, केमिस्ट्री में वेट और मास दोनों इक्वल होते हैं, इसमें कोई डिफरेंस वाली बात नहीं है। तो यानी कि मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम और अपॉन वॉल्यूम ऑफ अ सॉल्यूशन इन ml, और इनटू यहाँ पे 100 हो जाएगा क्योंकि परसेंटेज वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसका क्या कर देंगे 100। चलो, तो अब यहाँ पे देखो, एक मान लो कि कोई तुम्हारे पास गिलास है, उस गिलास के अंदर कोई चीज़ है, तुम्हें पता करना है कि उसका जो मास है वो कितना है, पर ml में कितना है। तो यहाँ से हम इसका यूज कर सकते हैं। देखो अब यहाँ थोड़ा सैंपल ले लिया, तो यहाँ पे तुम्हें ये दिख रहा है, जो वाटर के मॉलिक्यूल ब्लू वगैरह दिखा रहे हैं, और जो रेड कलर का इसमें जो कुछ मिला रखा है, देखो ये दिख रहा होगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ से मालूम चल जाता है कि 100 ml के अंदर कितना अमाउंट उसका सॉल्यूट का प्रेजेंट है वहाँ पे। देखो अब जैसे तुम्हारे पास एक ये है, ये सोडियम क्लोराइड है, ठीक है, सोडियम क्लोराइड का सैंपल बना रखा है। तो यानी कि 0.9% डब्ल्यू वॉल्यूम, इसका मतलब क्या है, तो 0.9% डब्ल्यू वॉल्यूम का मीन्स यहाँ पे कौन है कि 0.9 ग्राम सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। तो यानी कि अगर तुम इसका 100 ml लेते हो तो इसके अंदर तुम्हें 0.9 ग्राम सॉल्ट वहाँ पे मिलेगा, जिसका ये सॉल्यूशन बना हुआ है। मान लो ये सोडियम क्लोराइड का है, अब हो सकता है कि इसके अलावा कोई और भी हो, तो उसका मतलब सिंपल सही है कि 100 ml के अंदर 0.9 ग्राम यहाँ पे सॉल्ट होगा, और अगर कोई तुम चीज लेते हो तो उसमें फिर सॉल्यूट का वहाँ पे उतना अमाउंट होगा वहाँ पे, ठीक है। बस ग्राम लगाना, परसेंटेज आगे, बस सेम चीज रहेगी। तो ये इसका तुमने फॉर्मूला भी देख ही लिया। अब एक और एग्जांपल देखो, यहाँ पे वॉल्यूम बाई वॉल्यूम है, ये देखो ये वॉल्यूम बाई वॉल्यूम है। तो वॉल्यूम बाई वॉल्यूम का मतलब यही है कि जब तुम्हारे पास जो सोल्यूशन है वो अगर तुम्हारे पास यहाँ पे वॉल्यूम बाई वॉल्यूम है, तो इसका मतलब क्या है कि तुम्हारे पास जो कोई सोल्यूशन तुमने बना रखा है,
वहाँ पे दोनों चीज़ें कोई लिक्विड फॉर्म वाली होंगी, ठीक है। जैसे वाटर है, वाटर का तुमने अल्कोहल ले लिया, तो इधर अल्कोहल भी लिक्विड है और जो वाटर है वो भी लिक्विड है, यहाँ पे दोनों चीज़ें लिक्विड में होंगी, तभी हम इसका यूज ज़्यादातर करते हैं। तो देखो अभी इसका फॉर्मूला भी वही रहेगा, एक बार आप डेफिनेशन भी देख लो। जो देखो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml परसेंट प्रेजेंट इन अ पर 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। तो यानी कि जो सॉल्यूट का वॉल्यूम है वो 100 के अंदर कितना है, ये इसका मीन्स है, ठीक है। W/V सॉरी V/V, तो V कौन है, V वॉल्यूम में होता है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट इन ml। अभी मैंने बताया था अगर जो पहले आ रहा है वो हमेशा सॉल्यूट का रहेगा, जो बाद में आ रहा है वो हमेशा सॉल्यूशन का रहेगा। तो यानी कि वॉल्यूम ऑफ अ सॉल्यूट इन ml में, और अपॉन में कौन है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml में, ठीक है। या नीचे सॉल्यूशन का है ऊपर सॉल्यूट का, इंटू करेंगे यहाँ पे 100, ठीक है। देखो अब इसका मतलब समझो, अब यहाँ पे एसिटिक एसिड है, तो देखो यहाँ पे क्या है 20% V/V और बाई वॉल्यूम मीन्स 20% यानी 20% ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन, सेम चीज है। तो यानी कि 20 ml यहाँ पे कुछ होगा इसकी 100 ml में, ठीक है। अगर तुम्हारे पास कुछ सोल्यूशन है और तुमने उसका V/V निकाल रखा है, तो जाहिर सी बात है कि 100 ml सॉल्यूशन के अंदर जितना तुमने वहां पे दिया हुआ है 2%, 3%, 20%, 50% जो भी है वो सॉल्यूट का रहेगा हमेशा ऑलवेज, ठीक है। सॉल्यूशन का हमेशा 100% रहने वाला। चलो अब आगे देखते हैं। अब यहाँ पे स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन, स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन मींस देखो क्या, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन एक्सपेक्टेड एक्सप्रेस इन अ ग्राम और लीटर। तो यानी कि जो कंसंट्रेशन है उसकी वो तो तुम एक्सप्रेस कर रहे हैं किसके अंदर, ग्राम में या फिर लीटर में। तो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन एक्सप्रेस इन अ ग्राम और लीटर, ठीक है। और इसकी जो यूनिट है वो ग्राम पर ml सॉरी ग्राम पर लीटर होती है। यहाँ पे हम चाहे तो उसको ग्राम पर ml भी कर सकते हैं, पर ग्राम पर लीटर ज़्यादा चलती है वहाँ पे, ठीक है। तो इसीलिए जो भी न्यूमेरिकल तुम करोगे वो ज़्यादातर ग्राम पर ml में सॉरी ग्राम पर लीटर में करना, ठीक है। तो यहाँ पे देखो इसकी कंसंट्रेशन लिखा हुआ है, तो कंसंट्रेशन 34.2% है यहाँ पे। अब ये कौन है, यहाँ पे हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, समझे। तो अब इसका मतलब क्या हुआ यहाँ पे, इसका मतलब ये हुआ कि इसके 1 लीटर के अंदर 34.2 ग्राम कौन होगा यहाँ पे, HCl होगा यहाँ पे, ठीक है। चलो अब आगे देखते हैं फिर। अब यहाँ पे आई मोलरिटी, अभी तुमने देखी थी मोलरिटी, इस बार है मोलरिटी। तो यहाँ पे ध्यान रखना, मोलरिटी और मोलरिटी में अक्सर बच्चे कंफ्यूज ज़्यादा होते हैं, तो यहाँ पे इसका अच्छे से ध्यान रखना है। यहाँ देखेंगे हम क्या, इसकी मोलरिटी। तो मोलरिटी मतलब क्या, देखो अक्सर बच्चे जो है ना वो मोलरिटी और मोलरिटी में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन उनको बनी रहती है और ज़्यादा कन्फ्यूज होते हैं, तो थोड़ा सा इस पर ध्यान रखना। जो मोलरिटी है, मोलरिटी जो मोलरिटी है उसके अंदर 1 लीटर सॉल्यूशन होता है, ठीक है। नंबर ऑफ मोल सॉल्यूट के वो तो दोनों में सेम है, लेकिन डिफरेंस जो बता रहा हूँ वो सुनो। तो जो मोलरिटी है उसके अंदर 1 लीटर सॉल्यूशन होता है, और जो मोलरिटी है उसके अंदर 1 kg सॉल्वेंट होता है अकेला, ठीक है। मोलरिटी में 1 लीटर सॉल्यूशन है और मोलरिटी में 1 kg सॉल्वेंट होगा अकेला यहाँ पे, ठीक है। दोनों के अंदर नंबर ऑफ मोल्स ही हम लोग देखते हैं। अब देखो एक बार यहाँ, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। ये कौन है, मोलरिटी है, इसको लिखते हैं स्मॉल m से। इसका फॉर्मूला नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg। तो 1 kg के अंदर क्या नंबर ऑफ मोल्स कितने होंगे सॉल्यूट के, वो बनेगी इसकी मोलरिटी। तो इसकी ऐसा ही जो यूनिट है वो होती है kg, मोल पर kg, और इसको हम बोलते हैं मोलल। वो मोलरता और ये मोलल है, ध्यान रखना, वो मोलर है और ये मोलल, दोनों में फर्क है थोड़ा सा। चलो आगे देखते हैं। अब यहाँ पे आता है मोल फ्रैक्शन। तो मोल फ्रैक्शन मतलब क्या, कि अगर तुम्हें किसी की कंसंट्रेशन टर्म्स मतलब किसी कंसंट्रेशन जो है वो मोल फ्रैक्शन कंसंट्रेशन टर्म्स में कैलकुलेट करनी है, तो इसके लिए अपने पास सिंपल सी एक ही चीज़ होती है कि जाती बात है तुमने जो सॉल्यूशन बना रखा है, और जो सॉल्यूशन जो बना रखा है तुमने, तो ये कॉमन सी बात है, अगर सॉल्यूशन है तो उसके अंदर 2 कम से कम कंपोनेंट तो होंगे। तो अगर तुम्हें किसी का मोल फ्रैक्शन पता करना है, किसी का भी,
सॉल्यूट का या फिर सॉल्वेंट का, किसी का पता करना है, तो जिसका मोल फ्रैक्शन पता करना है उसके मोल लिखे जाएंगे ऊपर और अपॉन में रहेंगे टोटल मोल। उस सोल्यूशन के अंदर तुमने कितने मिला रखे हैं आइटम, 2 हो 3 हो 4 हो, कितने भी तुमने मिला रखे हो, वो अपॉन में रहेगा इसका टोटल। जैसे कि मानो कि तुमने वाटर लिया है और वाटर के अंदर तुमने वहाँ पे शुगर ऐड कर दिया है, तो अगर तुम्हें वहाँ शुगर के मोल फ्रैक्शन निकालने हैं तो ऊपर आएंगे पहले शुगर के मोल और अपॉन में शुगर और वाटर दोनों के मोल आएंगे। ठीक है, उनका जो रेशियो निकल के आएगा उसे बोलते हैं उसका मोल फ्रैक्शन। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं काई से या फिर कर देते हैं एक्स से। तो तुम्हें अच्छा लगे काई लिखना, अच्छा लगे एक्स लिखना, जो मन करे वो लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ देखो, इफ सब्सटेंस ए इज डिसॉल्व इन अ बी सब्सटेंस बी एंड Na यानी कि मोल है, नंबर ऑफ मोल A एंड नंबर ऑफ मोल B आर देयर रेस्पेक्टिव मोल्स, देन अब यहाँ देखो जिसका पता करना है तो मोल फ्रैक्शन ऑफ A के अगर पता करने हैं तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A ऊपर लिखेंगे और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन वो लिखेंगे यहाँ पे नीचे। अब सॉल्यूशन का मतलब क्या है कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों ही होंगे, तो यानी कि यहाँ पे A और B दोनों के मोल नीचे आ जाएंगे। अब देखो फॉर्मूला बनाएंगे, तो यानी कि यहाँ पे लिखेंगे हम x से, यहाँ इसको बोलेंगे हम काई है, काई थोड़ा सा टेढ़ा बनता है, ये x से समझो, तो ये x से इक्वल टू Na अपॉन Na प्लस NB दोनों आगे। अगर B का पता करना है तो फिर B के मोल्स ऊपर और अपॉन टोटल मोल्स नीचे, Na प्लस NB। तो यहाँ से तुम इसका मोल फ्रैक्शन पता कर सकते हैं, लेकिन याद रहे कि मोल फ्रैक्शन पता करने के लिए तुम्हें पहले नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करना आना चाहिए, तभी तुम लोग कर सकते हो, वरना सब मैटर गड़बड़ हो जाएगा तुम्हारा। देखो यहाँ मोल फ्रैक्शन इज अ प्योर नंबर एंड हैज नो यूनिट, इसकी कोई यूनिट नहीं होती है। फॉर अ सॉल्यूशन कंटेनिंग इन नंबर ऑफ कंपोनेंट बी हैव, अब कैसे देखो, अगर तुम्हें आई मतलब इनिशियल, तो अगर तुम्हें मान लो किसका पता करना है, अगर 1 वाले को पता करना है या इनिशियल वाले को पता करना है, जो भी पता करना है तुम्हें, तो यहाँ उसी के मोल ऊपर और अपॉन में टोटल मोल जितने भी हों 2 4 6 तुम्हें कितना चीज मिलाई हो वो सबके मोल आएंगे नीचे, ऊपर सिर्फ एक ही का रहेगा जिसका पता करना है, ओनली उसी का। ठीक है, चलो तो यहाँ देखो x1 प्लस x2 प्लस करके ऐसे तुम इन्फिनिटी तक लेके जा सकते हो, और इनका जो टोटल नंबर बनेगा जितने मोल फ्रैक्शन तुमने पता किए हैं सबका अगर सम कर दोगे तो उसका हमेशा ऑलवेज 1 आएगा। ठीक है, चलो अब यहाँ पे मोल परसेंटेज, अब जैसे परसेंट निकालते हैं वैसे सेम तरीका इसका भी है, तो जिसके मोल पता करने हैं उसके मोल ऊपर और नीचे इसमें टोटल मोल, नीचे सॉल्यूशन के बस सिंपल और इनटू कर देंगे 100। तो मोल फ्रैक्शन में और मोल परसेंटेज में फर्क केवल इस 100 का है। अगर तुम्हें परसेंटेज पता करना है तो इसमें इंटू 100 करना है, और अगर मोल फ्रैक्शन पता करना है तो उसमें 100 से इंटू नहीं करना है, सिंपल सी बात है, फॉर्मूला दोनों का सेम ही रहने वाला है। ठीक है, अगर मोल फ्रैक्शन तुम्हें निकाल रखे हैं उसमें अगर तुम 100 से इंटू कर दो तो वही तुम्हारे निकल आएंगे मोल परसेंटेज, और अगर 100 से इंटू नहीं कर रहे हैं तो फिर तुम्हारे बनी रहेंगे वो मोल फ्रैक्शन, बाकी के दोनों की चीजें की है। ठीक है, देखो वही चीज है। अब यहाँ W/W सेम चीज अभी तुम्हें कराई थी मैंने, मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इन ग्राम इंटू 100 कर देंगे, बस हो गया अपना काम। तो जैसे तुमने यहाँ दिखा होगा किसी किसी देखो जो ट्यूब वगैरह आते हैं जो भी आते हैं उसके ऊपर लिखा देना दिखा होगा यहाँ पे, जैसे में लिखा हुआ है कि एंटीसेप्टिक क्रीम है कोई, उसके अंदर सैलिसिलिक एसिड है इसमें 0.1% W/W। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये हो गया कि तुम्हारा जो पूरा जो ट्यूब है अगर इसका तुम 100 ग्राम लेते हो तो इसके अंदर तुम्हें 0.1 ग्राम यहाँ पे सैलिसिलिक एसिड तुम्हें मिलेगा, लेकिन कब, अगर यहाँ पे 100 ग्राम पूरा लोगे तब। 100 ग्राम लेंगे तो मैटर तुम्हारा पूरा ही बड़ा होता है, उसके साथ में तुम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं आराम से, यानी कि इसके 100 ग्राम में 0.1 सैलिसिलिक एसिड होगा, इसका मीन्स ये होता है। चलो अभी देखते हैं कोई एग्जांपल, अभी सेम चीज है। ठीक है, चलो अभी आगे बढ़ते हैं। फिर यहाँ पे है पीपीएम बोले तो पार्ट पर मिलियन, और पार्ट पर मिलियन यानी कि बिल्कुल परसेंटेज वाले की तरह होता है, सेम फॉर्मूला रहने वाले हैं, ओनली यहाँ पे 10⁻⁶ कर देनी बस। देखो W/W में मास ऑफ सॉल्यूट और अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन,
उसमें 100 था, इसमें 10⁻6 करना है, बिकॉज 10⁻6 यानी कि 1 मिलियन के बराबर होता है। तो ऐसे यहाँ पे WI V भी है। सेम चीजें मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100 करेंगे, सेम चीजें। अगर तुम्हें परसेंट वाला अच्छे से आता है तो फिर ये तुम्हें बहुत अच्छे से आ सकता है। ठीक है, अब यहाँ पे मैं इसकी कंसंट्रेशन पता करना है, ppm जो होती है वो चीज यहाँ पे तुम्हें दिया गई है। ठीक है, तो यहाँ तुम लोग देख सकते हैं अच्छे से। बाकी का ये है कि अगर जैसे परसेंटेज में अगर वो कुछ आता है एयर वाला, जैसे मान लो कि 400 ppm अगर आता है जो एयर क्वालिटी है, और इसके अंदर जो CO2 की जो क्वांटिटी है, जो वो चीजें यहाँ पे देखो। ठीक है, अगर जो एयर है उसके अंदर CO2 जो है वो 400 ppm अगर आ रही है तो एक्सीलेंट है, और अगर मतलब 600 के रेंज में चलो ठीक है नॉर्मल है, बाकी की 400 बहुत अच्छी होती है। ऐसे ही अगर 700 से अगर 800 के बीच में तो हवा जो है एयर वो अच्छी है, मतलब गुड है, और 900 से अगर 1000 तो फिर ठीक है, उससे ऊपर तो फिर डेंजर हो चली जाती है यहाँ पे। ठीक है, तो इस CO2 की यहाँ पे ppm की क्वांटिटी है। चलो अब हम देखते हैं। अब ये वही चीजें ppv पार्ट पर बिलियन, ये यहाँ पे थोड़ा सा गलत हो गया, ये पार्ट पर था यहाँ पे, जो डार्ट पर हो गया, यानी कि पार्ट पर बिलियन है यहाँ पे। ठीक है, ppm तो जैसे ppm है वैसे ppbv है, ये ppv है पार्ट पर बिलियन। तो यहाँ पे तुम्हें 10⁹ करना होगा, बस केवल इतना ही है, उसमें 6 है इसमें 9 है बस। ठीक है, अभी डाइल्यूशन मतलब क्या, जिसके अंदर हम वाटर ज्यादा मिलाएंगे उसे बोलते हैं डाइल्यूशन। ठीक है, यहाँ तुम्हारे पास 2-3 सोल्यूशन ले रखे हैं। देखो, कंसिडर सोल्यूशन हैविंग वॉल्यूम V1 एंड मोलरिटी इसकी M1 है। ठीक है, अब आगे देखो, तो डाइल्यूट कर दिया, डाइल्यूट इट अप टू वॉल्यूम V2, डाइल्यूट कर दिया, V2 उसका वॉल्यूम कर दिया, ml हो गया। ठीक है, तो कंसंट्रेशन डिजायर्ड टू M2 इसकी हो जाएगी वहां पे। ठीक है, और इनके लिए फॉर्मूला होता है M1V1 इक्वल टू M2V2। देखो यार, M1V1 इक्वल टू M2V2 यहाँ पे बन जाएगा। ठीक है, अगर तुम्हारे पास कोई सॉल्यूशन है तुम उसके अंदर अगर वाटर ऐड करते हो तो ऐसी बात है उसकी मोलरिटी भी चेंज हो ही जाएगी यहाँ पे। आगे देखते हैं, तो यहाँ पे M1 कौन है, V1 कौन है, तो M1 यानी कि यहाँ पे इनिशियल मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन है, M2 यानी कि फाइनल मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन है। जो वाटर मिलाओगे उसके बाद उसमें चेंज आएगा, उसका तुमने वॉल्यूम चेंज किया है उसके बाद जो मोलरिटी में चेंज आएगा ये वो मोलरिटी है। और V1 यानी कि इनिशियल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है, और V2 यानी कि फाइनल वॉल्यूम। पहले जितना था वॉल्यूम वो V1 है, तुमने उसमें जो वाटर ऐड कर दिया उसके बाद जो वॉल्यूम बढ़ गया उसका V2 बनेगा वहाँ पे। ठीक है, जितना वाटर ऐड कर दोगे उसकी जो डाइल्यूशन है वो बढ़ जाएगा, कंसंट्रेशन उसकी डाउन हो जाएगी। देखो 150 ml ऑफ वाटर, थोड़ा मिस्टेक है, वाटर यहाँ पे फर्दर एडेड, यहाँ पे एडेड है तो ये टाइपिंग मिस्टेक होगी थोड़ी सी। अब देखो, तो तुम्हारे पास कुछ सोल्यूशन है, इसके अंदर तुमने 150 ml वाटर और मिला दिया है। तो देखो 150 ml ऑफ 2 मोलर एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl। ठीक है, अब यहाँ पे इसका मतलब क्या होगा कि 300 ml ऑफ 1 मोलर सॉल्यूशन ऑफ NaCl। ठीक है, तो यहाँ पे चीजें तुम्हें अगर ऐड किया गया है तो वो चीज यहाँ पे बताई गई है, उसका अगर कैलकुलेशन करोगे तो फिर यहाँ पे उसका ऐसा कर सकते। देखो, तो सॉल्यूशन 1 हैविंग वॉल्यूम V1 एंड मोलरिटी उसकी M1 है, ऐसे मिक्स विद अनदर सॉल्यूशन, जो दूसरा था ना उसके अंदर हमने ऐड कर दिया है सॉल्यूशन ऑफ सम सॉल्यूट। अब देखो यहाँ पे, तो सॉल्यूशन 2 यानी सेकंड वाला हैविंग वॉल्यूम V2 एंड मोलरिटी उसकी M2 हो जाएगी। देखो मतलब ये हुआ कि अभी तुम्हारे पास कोई एक सॉल्यूशन है, दूसरा सॉल्यूशन यहाँ पे है, पहले वाले की जो मोलरिटी वो M1 है, उसका वॉल्यूम उसका V1 है, दूसरे वाले की मोलरिटी इसकी M2 है, वॉल्यूम इसका V2 है, दोनों को मिक्स कर दिया। मिक्स करोगे तो जो नई मोलरिटी निकल के आएगी वो कितनी आएगी वो यहाँ से पता करते हैं। तो M1V1 प्लस M2V2 इक्वल टू M3V3 यानी कि क्या, देखो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट प्रेजेंट इन अ 1 लीटर सॉल्यूशन इज कॉल्ड
नॉर्मेलिटी, ये इसकी नॉर्मेलिटी होती है। तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ अ सॉल्यूशन, ये किसमें लीटर में रहेगा। तो यहाँ पे आगे तुम्हारे पास नंबर ऑफ इक्विवेलेंट कैसे निकालेंगे, मास ऑफ द स्पेसिस, या इसको बोल सकते हैं गिवन मास, और अपॉन इक्विवेलेंट मास। अब इक्विवेलेंट मास क्या है, मैंने ऊपर बताया तुम लोगों को भी, मोलर मास अपॉन एन फैक्टर। तो यहाँ से बन गया इसका फॉर्मूला ये, ठीक है, ये इसका कंप्लीट फॉर्मूला बन गया नॉर्मलिटी का। चलो अभी आगे देखते हैं फिर, ये तुम्हारा वही गया, देखो ये है तुम्हारा स्ट्रेंथ ऑफ ओलियम। ओलियम जो अभी तुम्हारा सिलेबस हट गया, इसका कोई मतलब ही नहीं बनता है ओलियम का। तो और ओलियम वैसे अगर देखना चाहो थोड़ा सा देख लो वैसे, तो ओलियम जो है देखो, ओलियम इज अ मिक्सचर ऑफ H2SO4 एंड SO3। एग्जांपल अगर इसका फॉर्मूला होता है H2S2O7, ये होता है ओलियम का फॉर्मूला। तो देखो दिस इज ऑब्टेन बाय पासिंग SO3 इन सॉल्यूशन ऑफ H2SO4। H2SO4 सॉल्यूशन से अगर SO3 तुम लोग उसमें से पास कर देते हो तो वहां पे फ्री बन के आता है ओलियम। अब ओलियम कोई काम तुम्हारे पास है नहीं क्योंकि हट चुका है, पी ब्लॉक में था, अब इसका कोई रोल नहीं बचता यहाँ पे, ठीक है, इसीलिए मैं इसको नहीं करवा रहा हूँ, इसका कोई फायदा नहीं तुम्हें। तो यहाँ तक जो चैप्टर तुम्हारा होता है फिनिश। तो यहाँ पे तुम्हारा जो सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री हो गया तुम्हारा फिनिश। इससे आगे तुम्हें थोड़े से न्यूमेरिकल करवाऊंगा, न्यूमेरिकल कराने के बाद में तुम्हारा चैप्टर स्टार्ट होगा फिर केमिकल बॉन्डिंग वाला। तो यानी कि अब तक हमारे 3 चैप्टर फिनिश हो चुके हैं, एक केमिकल रिएक्शन, सम बेसिक कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट केमिस्ट्री, एटॉमिक स्ट्रक्चर, प्रेडिक्ट टेबल, 3 चैप्टर यहाँ फिनिश हो चुके हैं। नेक्स्ट हम आगे फिर बताएंगे तुम्हें, ठीक है। चलो फिर मिलता हूँ नई वीडियो साथ में, फिलहाल के लिए बता चाहूँगा, बाय बाय।